नमस्ते एवरीवन। पिछली क्लास में थोड़ा सा भाग जो है हमारा कट रह गया। जिस लैपटॉप से मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसका मेमोरी जो है वो फुल हो गया था, क्योंकि पहले से बहुत सारे वीडियो थे। 5 घंटे का वो वीडियो हो गया तो थोड़ा सा पार्ट रह गया। मेंसुरेशन रह गया थोड़ा सा, और कुछ सवाल तो। और उसके बाद में आप लोगों का बहुभुज और निर्देशांक ज्यामिति। हम अगले लगभग 1 घंटे के अंदर अंदर इसे कंप्लीट करेंगे। आइए, जहाँ पीछे छोड़ा था, पिछले पार्ट में हम यहाँ तक पहुँच गए थे, इससे जस्ट आगे हम बात करेंगे। मैं उसी 2x स्पीड में मेरा काम करूंगा। ध्यान दें। ये कहता है कि एक आयताकार 44/13 की एक आयताकार सीट है। इसमें बिना काट छांट किए 13 सेमी ऊंचाई वाला एक बेलन बनाया जाता है। यदि बेलन के दोनों सिरे बंद है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? मैं आपको कैसे समझाऊं, एक कागज के जरिए समझाता हूँ। आइए, जैसे मान लीजिए एक सीट के जरिए मैं आपको समझाता हूँ इससे। ये एक सीट है मान लीजिए आपकी, ठीक है। ऐसी कोई सीट है, और इस सीट का माप आपको दे रखा है। ये दे रखा है एक 44, और ये दे रखा है आपका 13। इसको अगले ने कहा कि फोल्ड कीजिए, और इसको फोल्ड करना है। अब इसमें देखो दो तरह से फोल्ड हो सकता है। एक तो ऐसे फोल्ड होगा, इसको समझिए थोड़ा सा। एक तो ऐसे फोल्ड होगा। ऐसे फोल्ड होगा, इसका बेलन बन गया है। एक फोल्ड होने का तरीका ये भी था कि ये ऐसे फोल्ड होगा, और ऐसे इसका एक बेलन बन गया है। अब इसमें एक चीज देखो कि अगर इस सीट को आप लोग, वैसे ये सीट है, इस सीट को अगर आप चौड़ाई के अनुदिश मोड़ते हैं, अगर चौड़ाई के अनुदिश मोड़ते हैं, तो लंबाई जो है वो हाइट का, जो इसकी लंबाई थी वो इस बेलन की ऊंचाई का काम करेगी, और जो चौड़ाई थी वो इसकी परिधि के रूप में कन्वर्ट हो चुकी है, ये वाला हिस्सा। लेकिन अगर आप इसको ऐसे मोड़ देते हैं, आप इसको ध्यान से देखो कि इसकी जो छोटी वाली हाइट है ना, छोटी वाला जो माप था 13 सेमी, वो 13 सेमी तो इसका हाइट बन गया। फिर वो 44 कहाँ गया? वो 44 इसकी परिधि के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे ये कहता है कि एक सीट है, और इस सीट को मोड़ा जाता है। 44/13 की एक सीट है, इसको आयताकार सीट को बिना काट छाट किए 13 सेमी ऊंचाई वाला एक बेलन बनाया जाता है। इसका मतलब आप सिंपल सी बात कह दो कि इसका अगर एक बेलन बनाएंगे जिसकी हाइट जो है वो 13 सेमी है। अगर इसकी हाइट 13 सेमी है, ये 13 सेमी अगर है, तो इसका मतलब वो 44 कहाँ गया? वो 44 इसकी परिधि के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। वो इसकी परिधि के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। इसकी परिधि जो है वो 44 है। कितने में बनेगी? ये परिधि 44 है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, परिधि कितनी होती है? तो आप बोलेंगे सर 2 गुना 22/7 गुना r बराबर कितना होता है? 44। तो r बराबर कितना हो गया? आप कैलकुलेशन करो, 7 होगा, क्योंकि 22 दूनी 44 से 44 कट गया। इसका मतलब इसका रेडियस जो है वो आपका कितना है? 7 है। हाइट कितनी है बोलो? हाइट है आपकी 13। कहता है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। आप मुझे बताओ, जिसको फॉर्मूला याद नहीं है परेशान मत हुआ करो। वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h। इस वक्र पृष्ठ में 2πr² जोड़ दो। सवाल है 2πr² क्यों जोड़ा? क्योंकि आप एक चीज जानते हैं भाई, कि अगर इसमें एक तो ये वाला मुंह जोड़ देंगे आप लोग, ठीक है। वक्र पृष्ठ में एक तो ये वाला आप पार्ट जोड़ दो, और वक्र पृष्ठ में एक ये वाला पार्ट जोड़ दो। ऐसे ये दोनों पार्ट जो हैं वो वक्र पृष्ठ में आप जोड़ दीजिए, ठीक है। जैसे ही आप ये दोनों पार्ट वक्र पृष्ठ में जोड़ेंगे, तो आप लोगों का संपूर्ण पृष्ठ बन जाएगा। और एक पार्ट जो होता है वो πr² होता है, तो 2πr² इसमें जोड़ेंगे, तो आप कहेंगे कि ये बन जाएगा 2πr h+r। क्या बनेगा? 2πr h+r के नाम से ये बनेगा, जिसको आप कह सकते हैं 2 गुना 22/7 गुना रेडियस 7 है, h+r। 13 और 7 दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 20 होगा। 7 से 7 कटेगा, 22 दूनी 44 दूनी 88, बोले तो 880 आप लोगों का सेमी स्क्वायर आंसर बनेगा। उम्मीद करूंगा बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट अगर सवाल देखें कि एक ठोस गोले के पृष्ठ को रंगने के लिए 4 लीटर पेंट की आवश्यकता होती है। कि कोई एक स्पेरियर है, कोई गोला है, इस गोले को रंगना था आपको, ठीक है। और इस गोले को जब रंगना था पूरे को, तो आपको 4 लीटर पेंट की आवश्यकता पड़ी। इसमें रंगने के लिए इसको टोटल 4 लीटर पेंट की रिक्वायरमेंट रही। पर्सन क्या कहता है, ध्यान से सुनना सभी। ऐसे इसको 4 लीटर पेंट से टोटल रंगा जा सकता था, ठीक है। 4 लीटर पेंट से इसको रंगना था। चल भाई, 4 लीटर पेंट से रंगना था। सवाल है कि कोई भी ठोस गोला जब आप पेंट से रंगेंगे, कलर से रंगेंगे, तो उसका वक्र पृष्ठ रखा जाएगा। वक्र पृष्ठ जो है वो 4πr² होगा। इसका जो रंग होगा वो 4πr² वक्र पृष्ठ पर होगा। 4πr² के लिए 4 लीटर रंग की आवश्यकता है। 4πr² के लिए 4 लीटर रंग की आवश्यकता है। ये कहता है इस गोले के 4 समरूप टुकड़े बनाए जाते हैं। मतलब इसके कट कर दिया इसको, और कट करके कैसे किया? जैसे इसके 4 टुकड़े बना दिए।
ऐसे इसके 4 टुकड़े बना दिए। तो आप मुझे बताओ जो एक टुकड़ा होगा, ये एक टुकड़ा कुछ यूँ होगा, एक टुकड़ा कुछ माफ़ी चाहूँगा, एक टुकड़ा कुछ यूँ बन जाएगा, दिमाग लगाना है बस, ये वाला एक टुकड़ा बन जाएगा। लेकिन इस टुकड़े का ये वाला हिस्सा वर्ताकार होगा और ये वाला हिस्सा भी क्या होगा? वर्ताकार होगा। अब भाई एक चीज़ देखो, आप थोड़ा-सा ध्यान से देखना, मैं अगर आपसे पूछूँ कि ये वाला हिस्सा पूरा जो था, अगर मैं इसमें कट लगा दूँ ऐसे, अगर मैं यहाँ से ऐसे कट लगा रहा हूँ, इसके 4 टुकड़े जब मैं बनाऊँगा, तो ये वाला जो पार्ट है वो यही होगा? आप कहेंगे हाँ, तो ये रेड वाला जो पार्ट है वो तो इतना ता होगा। ठीक है? अच्छा पूरा रेड वाला पार्ट कितना था? आप बोलेंगे सर पूरा रेड वाला पार्ट था उधर कलर किया हुआ 4 पाई आर स्क्वायर। अगर पूरा 4 पाई आर स्क्वायर था, तो बताओ ये कितना बचा? तो आप बोलेंगे पाई आर स्क्वायर। अब एक बात और सुनो मेरे दोस्त, अगर मैं एक अर्धगोला लूँ, एक अर्धगोला लूँगा, तो इस अर्धगोले का ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ये पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धगोले का ये वाला हिस्सा, इसको हटा देता हूँ। अर्धगोले का ये वाला हिस्सा पाई आर स्क्वायर होता है। भाई अगर मैं इसका एक और कट करूँगा, तो बताओ ये वाला कितना होगा? आप बोलेंगे पाई आर स्क्वायर बटा 2 ही होगा और ये वाला हिस्सा एक और बन जाएगा इसका मुँह, वो पाई आर स्क्वायर बटा 2 होगा। तो ये वाला जो दोनों हिस्से हैं ना, ये वाले मैं ये कह देता हूँ कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला और ये वाला दोनों मिला के आधे पाई आर बोले तो दोनों मिला के कितने हो जाएंगे? ये दोनों हिस्से मिला के 1 पाई आर स्क्वायर के बराबर हो जाएंगे। तो आप मुझे बताओ इसको टोटल रंगने के लिए मतलब एक जब फोर्थ इसका क्वाड्रेंट बनाएंगे तो एक के पाई आर स्क्वायर कितना बना? 2 पाई आर स्क्वायर। अगर एक का 2 पाई आर स्क्वायर बना तो एक टुकड़े के लिए कितना कलर चाहिएगा? 2 लीटर कलर चाहिएगा। कैसे? आप बताओ। 4 पाई आर स्क्वायर पूरे को कलर करने के लिए, पूरा जो था उसको कलर करने के लिए 4 पाई आर स्क्वायर के लिए 4 लीटर कलर चाहिए था। साफ लिखा है। एक ठोस गोले के पृष्ठ को रंगने के लिए 4 लीटर पेंट की आवश्यकता है। तो पूरे को रंगने के लिए 4 पाई आर स्क्वायर के लिए 4 लीटर जरूरी था। 2 पाई आर के लिए कितने की जरूरत होगी? 2 की। ऐसे 4 टुकड़े बनाएगा ना, ऐसे 4 टुकड़े बनाएगा, हर टुकड़े के लिए 2 लीटर रंग चाहिएगा, तो 4 टुकड़े के लिए कितना रंग चाहिएगा? 8 लीटर। आंसर बताइए कितना होगा? 1 नंबर आपका आंसर बन जाएगा। बोलो आराम से पढ़ो देके होगा या नहीं होगा? ठीक है, बहुत आसान सा सवाल था। यहाँ गलती हो जाएगी, अगर आपने यहाँ 1 और 1 2, 2 और 2 4 कर लिया, 2 और 1 3 कर लिया, 1 के लिए 3 तो 4 के लिए 12, 12 ऑप्शन में नहीं है। होता तो तुम करके आ जाते। आगे देखो, एक घनाभ के 3 घनाभ का आयतन पूछा है यहाँ। सर जो क्यूबॉइड होता है ना घनाभ, इसका आयतन 3 तरीके से निकाला जाता है। ये डिपेंड करता है कि कैसे होगा। एक तो एलबीएच होता है, डायरेक्ट एलबीएच होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। दूसरा होता है घनाभ का आयतन, आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल गुणा क्या होता है? ऊंचाई। ये इसका दूसरा वाला होता है। तीसरा जो होता है ना भाई, वो होता है आसन फलकों का क्षेत्रफल। आसन फलकों का क्षेत्रफल का गुणनफल का गुणनफल का अंडर रूट। ठीक है? अगर मतलब तीनों तीनों आसन फलक हैं यहाँ, तीनों आसन फलक, तीनों आसन फलकों। यहाँ अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है तो एलबीएच होगा। अगर आधार का क्षेत्रफल और ऊंचाई दे रखी है तो आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा करो। और अगर आसन फलकों का क्षेत्रफल दे रखा है तो तीनों आसन फलकों के क्षेत्रफल को गुणा करके अंडर रूट कर दो। हमें कहता है आयतन बताओ, इसका मतलब 27 गुणा 232 गुणा 176 का क्या हो जाएगा भाई? अंडर रूट। आप मुझे बताओ 27 को तो 9 या 27 कह सकते हैं? आप कहेंगे हाँ सर। और इसको अगर मैं काटूंगा 2 से 7 4 11 1 12, इसको काटूंगा 4 से काटो, देखें 4 से काटोगे तो 5 के 20। ठीक है, बचा कितना? 5 के 20 बचा 3 और हो गया 32, 8 के 32, यही होगा। मतलब 29 गुणा, इसको कह सकते हैं 29 गुणा 2 गुणा 4, 29 गुणा 2 गुणा 4। ठीक है, गुणा 176 को 2 से तोड़ूंगा, तो 2 से तोड़ूंगा तो आ जाएगा 8 दूनी 16 और 29 तिया 87, तो इसको कह सकता हूँ 29 गुणा 3। ऐसे इनके जितने हो सके उतने टुकड़े तोड़ लो। टुकड़े तोड़ने के बाद हमेशा गुणा नहीं टुकड़े किया करो। अब देखो इस 9 का तो 3 हो जाएगा, अंडर रूट करना है ना अपने को, तो इस 3 का और 3 का अंडर रूट 3 हो जाएगा। इस 29 का और 29 का 29 हो जाएगा। इस 4 का तो 2 ही हो जाएगा। इस 2 का और 2 का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इन सबको मल्टीपल करना है भाई।
ठीक है, दिख रहा है ना आपको? इन सबको मल्टीपल करना है, इनके मैक्सिमम टुकड़े तोड़ने थे, इनको सबको गुणा कर लो। 3 गुणा 3 गुणा 29 गुणा 2 गुणा 2, ऐसे सीधा लिख देता हूँ। 3 गुणा 3 गुणा 29 गुणा 2 गुणा 2, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, 3 हो गया, इस 3 का हो गया, 29 हो गया, इसका 2 हो गया, इसका 2 हो गया। अब आपको देखना है कि इनको गुणा करने पर इकाई सम आना चाहिए। देखो, इकाई से आप चेक करो, 3 तिया 9, 9 9 81, 2 2 दूनी 4, इकाई 4 आना चाहिए। इकाई 4 वाला एक ही ऑप्शन है, उत्तर कितना बन जाएगा? 4 नंबर। ठीक है, तो ये घनाभ के आयतन का क्षेत्रफल होता है। उम्मीद करूंगा बात समझ गए हैं। आगे बढ़िए। एक लंबवर्तीय शंकु और लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाइयों का अनुपात 4:3 है। ठीक है, इनके आधारों की त्रिज्या। सर ये हाइट का अनुपात है। शंकु की ऊंचाई, एक तरफ हम लिखेंगे शंकु, ठीक है, और एक तरफ हम लिखेंगे बेलन। सर इनकी हाइट कैसी कैसी है? भाई यहाँ लिखते हैं, ये शंकु है और ये बेलन है। ठीक है, इनकी हाइट पर बात करूं तो शंकु की हाइट 4 है तो बेलन की 3 है। इनकी रेडियस पर बात करूं तो इसका रेडियस 7 है तो इसका रेडियस 3 है। अब हमें आयतन की बात करूं कि बताओ आयतन कितना होगा, तो शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² h अनुपात। इधर होगा बेलन का पाई r²h। जितना कट सके उतना काटो सर, पाई से पाई कटेगा, ये 3 उठकर उधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा, और तो कुछ कटेगा नहीं मेरे हिसाब से, 4 3 ही है। आधारों की त्रिज्या 7 3 थी और बेलन की ऊंचाई दोनों की 4 3 है। ठीक है, शंकु का ऊंचाई दे रखा है 810। ठीक है सर, अगर इसको उठा के इधर ले जाएं, और तो मेरे हिसाब से कट नहीं रहा है, सही करा है। ठीक है सर, ठीक है। बेलन का आयतन इस 3 को उठा के उधर ले जाते हैं, तो इधर लाएंगे तो 7 का स्क्वायर 49, और 49 को 4 से गुणा करोगे तो 9 चौका 36 बचेगा 3, 4 चौका 16 और 3 कितना हो गया? 19 अनुपात। ये इधर है 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, इधर हो गया 81। ठीक है सर, अब आप ध्यान से देखो, आराम से देखो, ये कहता है इनके आयतन आ गए। पर्सन ये कहता है कि बेलन का आयतन जो है वो 810 है, सेमी क्यूब है। अगर इसका 10 गुना है तो ये कौन नहीं जानता कि इसका भी 10 गुना होगा? बताओ कितना होगा? 1960 सेमी क्यूब आपका आंसर होगा, और 1960 सेमी क्यूब होगा तो उत्तर नंबर कितना बनेगा भाई? 3 नंबर आंसर बनेगा। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो बताइए। कुछ नहीं है, दोनों की त्रिज्याएं दे रखी हैं, दोनों की ऊंचाइयां दे रखी हैं। आयतन के जो फॉर्मूले होते हैं, इसकी त्रिज्या का इसमें, इसकी ऊंचाई इसमें, इसकी त्रिज्या इसमें, इसकी ऊंचाई इसमें, हल करो, आंसर निकालो। आगे कहता है तारिका के पास समषटभुज, समषटभुज, समषटभुज का मतलब ऐसे होता है, जिसकी 6 भुजाएं समान हों। ऐसे कैसे? 6 की 6 भुजा समान हो। समषटभुज आकृति की एक सजावटी वॉल हैंगिंग है, जिसकी भुजा 10 सेमी है। इसकी भुजा जो है वो 10 सेमी है। 10 10 10 10 10 और 10, ऐसे 10 सेमी है। सजावटी वॉल का क्षेत्रफल बताओ। देखो भाई, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी भी समषटभुज की सारे शीर्षों को, ऐसे आमने सामने के शीर्षों को हम मिला दें, सारे शीर्षों को मिला दें, तो त्रिभुज बनेंगे 1 2 3 4 5 6। यहां से 6 समबाहु त्रिभुज बनेंगे। याद रखें, 6 समबाहु त्रिभुज बनेंगे। टोटल त्रिभुज बनेंगे कितने? 6। 6 समबाहु त्रिभुज बन जाएंगे यहाँ। ठीक है, किसी भी समषटभुज के अगर आमने सामने के शीर्षों को मिला दें, 6 समबाहु त्रिभुज बनते हैं, तो 6 समबाहु त्रिभुज बनेंगे। अब इसका क्षेत्रफल हमें पूछा है कि बताइए इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो 6 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो। तो 6 गुणा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा सर। अगर मैं कह दूं कि 6 गुणा √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर 10 गुणा 10 ले लो सर। भुजा स्क्वायर का मतलब 10 गुना 10 ले लीजिए। अगर आप कहेंगे सर यहाँ 3 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 5 होगा, अगर इसको हल करूंगा तो ये बनेगा 3 गुणा √3 की जगह 1.7 गुणा 5 गुणा 10 लेंगे सर। मल्टीपल करेंगे तो पॉइंट से जीरो कट जाएगा, ये पॉइंट और ये जीरो कैंसिल। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगे।
अब बताओ 17 5 5 3 15 15 17 जो हो जाएगा वो 255। 255 जैसा कोई ऑप्शन है क्या? आप बोलेंगे हाँ सर, ऑप्शन नंबर एक होगा। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन होगा। कुछ नहीं है सर, एक समषटभुज के आमने सामने के विकर्णों को मिला दे, 6 समबाहु त्रिभुज बनते हैं। ये भुजा 10 है, सारे 10-10 के ही बनेंगे, सब 10-10 साइड के बन जाएंगे और आपका क्षेत्रफल हो जाएगा कितना? 255। वैल्यू रखनी है, 6 समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, 6 का 6 के हिसाब से हो जाएगा। आगे देखो सर, कहता है 3 सेमी त्रिज्या वाले गोले का पानी से भरे 12 सेमी आधार त्रिज्या वाले एक बेलन में डाला जाता है गोले को। ठीक है, यदि गोले को पानी की में पूरी तरह डुबो दिया जाता है तो बेलन का स्तर कितना उठेगा? देखो इसका भी एक प्रोग्राम है सर। अगर कोई पात्र बेलनाकार है, जैसे इसमें पानी भरा है, इस बेलनाकार पात्र में अगर कोई पानी भरा है कितना भी, आप मुझे नहीं पता इसमें कितना पानी भरा है, कितना भी पानी अगर इसमें भरा है, ठीक है, इस पात्र में कितना भी अगर पानी भरा है, अगर आप इसमें अचानक से लाकर कोई भी ठोस डाल देते हैं, तो सबसे पहले तो आप ये समझना मेरे भाई कि वो ठोस किस, ये पानी जो है वो ठोस, जैसे मान लो इसमें मैं गोला लाऊंगा अचानक से और गोला लाकर इसमें डाल दूंगा, ऐसे में एक गोला इसमें डाल देता हूं, जैसे ही मैं इसमें गोला डालूंगा तो पानी ऊपर उठेगा। पहले पानी का लेवल इतना था, मान लीजिए पानी जो है वो इतना था ऊपर उठ गया, ये पानी इतना था ऊपर उठ गया, क्योंकि अच्छा इस पानी का आयतन गोले के आयतन के बराबर होगा, ये पानी जो है वो इतना था ऊपर उठ गया, ये लेवल पानी का। अब एक चीज समझो, इस पानी का आयतन इस गोले के आयतन के बराबर होगा कि जितना गोला आपने डाला उतना ही पानी ऊपर उठ गया। एक बात तो दिमाग में ये रख लेना कि ये जो पानी ऊपर उठा है, इतना था पानी जो आपने ऊपर उठाया है या इतना था पानी जो ऊपर उठा है, वो बेलनाकार शेप में उठा है, पात्र की जैसी शेप है वैसे ही उठा है, ये बेलनाकार शेप में ही पानी ऊपर उठा है। इसका मतलब इतना था पानी जो ऊपर उठा, इस पानी का आयतन, ये पानी होगा किस शेप में? ये बेलनाकार शेप में ही होगा। इस पानी बेलन का आयतन और इस गोले का आयतन बराबर होगा। इस बेलनाकार पानी की शेप का आयतन बराबर होगा गोले का आयतन, गोले का आयतन, ये दोनों बराबर रहेंगे मेरे भाई। बताओ बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सवाल है त्रिज्या कितनी होगी? तो सर एक चीज ध्यान रखो, 12 सेमी आधार त्रिज्या वाले, इसका आधार कितना था? आप बोलेंगे गुरुजी आपने तो बताया था इसका आधार तो 12 सेमी है। अगर ये रेडियस 12 सेमी है, तो इस पानी का जो रेडियस होगा वो भी 12 सेमी ही होगा। पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर, आर का मान 12 का स्क्वायर एच, ये एच तो हमें फाइंड आउट करना है ना कि कितना ऊपर उठा। एच बराबर गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर का क्यूब, और आर कितना है? 3 का क्यूब। हल कर दो जी, आंसर आएगा। आना पड़ेगा ना आंसर को, पाई से पाई कटेगा, ये क्या हो रहा है? पाई से पाई कटेगा, 3 एक बार कट गया, 2 3 बचेगा। 12 जो है उधर से 12 गुणा 12 है, 4 गुणा 4, या तो थोड़ा सा अलग रख लेता हूं मैं, ये बन गया 12 गुणा 12 और गुणा एच बराबर बन गया 4 गुणा 3 बचा, 3 दो बार बच गया ना यहाँ। अब इसको काट लो, थोड़ा सुविधा में रहेगा। 3 चौके 12 और इधर होगा 4, 4 गुणा h बराबर होगा 1। हल करूंगा, h बराबर होगा 1/4, 1/4 बोले तो आंसर नंबर 3 सही आंसर होगा। ठीक है, आराम से समझो। अब परीक्षा में क्या करोगे कि अगले ने कहा कि गोले को पानी में डुबो दिया, पानी कितना ऊपर उठेगा? तुरंत दिमाग लगाना, बेलनाकार पात्र है, पानी बेलन की शेप में ऊपर उठेगा, ऐसे समझ लो ये इतना था पानी ऊपर उठा, इसकी त्रिज्या 12 है, त्रिज्या रेडियस 12 है, हाइट अपने को चेक करनी है, गोले के आयतन के बराबर होगा, बस ऐसे दिमाग लगा लेना, ज्यादा नहीं सोचना है। ठीक है, आगे देखो, मैंने इतना समझाया इसलिए ताकि दिक्कत नहीं हो। एक ठोस धात्विक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 5544 है, और इसे पिघलाकर एक 84 सेमी ऊंचाई वाला शंकु डाला जाता है, शंकु के आधार का व्यास बताओ क्या है? पहले देखो, ठोस धात्विक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। ठीक है, पहले मुझे आपको नहीं लगता है कि गोले का आयतन, गोले का आयतन, क्योंकि इसको पिघलाओगे तो आयतन पिघलेगा, बराबर शंकु बनाओगे, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, ये तो तय है। अब गोले का आयतन क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर गोले का आयतन होता है
4/3 पाई r का क्यूब बराबर शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर इसका त्रिज्या अलग है, आर स्क्वायर एच यही होता है। अच्छा इसमें जितना कटे उतना काटते हैं। देखो तीन, एक पाई से पाई कटेगा, 3 से 3 कटेगा। ठीक है, इधर रहेगा 4 गुणा आर का क्यूब बराबर इधर आर स्क्वायर गुणा एच कितना है बताओ? ये रहा शंकु की ऊंचाई 84 है, तो ये रहेगा 84। ठीक है, अब मुद्दा ये था कि हमें किसकी त्रिज्या, किसका, शंकु के आधार का व्यास चाहिए, मतलब शंकु की त्रिज्या चाहिए, तो पहले ये त्रिज्या लानी पड़ेगी। गोले की त्रिज्या कितनी है ही नहीं, गोले की त्रिज्या तो। अब आप मुझे एक बात बताओ, इसको हल करता हूं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई r स्क्वायर बराबर कितना है? 5544। इसको हल करके गोले की त्रिज्या निकाल लो। यहाँ ध्यान रखो, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5544 से हल करो, गोले की त्रिज्या आएगी आप कहेंगे 22 से कट जाएगा। 22 दूनी 44, बच गया 11। 22 पंजे 110, बच गया कितना? 4। 22 दूनी 44, 4 से काटो, 4 से काटोगे तो चौका 24, 63। आर स्क्वायर बराबर होगा 63 गुणा 7। 63 में आर बराबर हो जाएगा, इसमें 9 सिंते 63 होता है, 3 7 3 21, आर का मान होगा 21। कैसे? 63 में 9 गुणा 7 है, 7 गुणा 7 का तो 7 और 9 का 3, आर का मान हो गया 21। तो बताओ इसका मान कितना होगा? यहाँ दोबारा लिखता हूं, कट गया 4 गुणा, गोले की त्रिज्या कितनी है उधर देखो, गोले की त्रिज्या है 21 का क्यूब बराबर आर स्क्वायर गुणा एच का मान कितना है? 84। बढ़िया बात है। अब बताओ देखें, 21 चौका 84, एक 21 काट दो, एक 21 काटोगे तो कितना बचेगा? 2। 21 का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर। 21 बराबर कितना होगा? आर। अगर 21 बराबर आर है तो शंकु के आधार का व्यास चाहिए। 21 दुआ कितना हो जाएगा? 42। ये जरूर ध्यान रखें, पूछा क्या है, कहीं ऐसा नहीं हो ऑप्शन में 21 आए बिना देखे 21 लगा के आ जाएं। ये जरूर देखना है पूछा क्या है, तो उत्तर कितना होगा? 42। आगे देखो नेक्स्ट, दो लंबवर्तीय शंकुओं की ऊंचाई 1 9 है और इसके आधार 9 5 के आधार के परिमाप 9 5 है, इनका आयतन का अनुपात बताओ। देखो एक चीज देखो, ये है कौन फर्स्ट और कौन सेकंड, इनकी हाइट जो है, ऊंचाई जो है वो आपको दे रखी है कितनी कितनी? 1 और 9 दे रखी है। इनके आधार के परिमाप, एक चीज ध्यान ध्यान से समझना, जो अनुपात आधार के परिमाप का होता है वही रेडियस का होता है। त्रिज्याओं का अनुपात और आधार का परिमाप बराबर ही होता है। कोई कहेगा कैसे? देखो पहले का आधार का परिमाप 2 पाई r, आधार तो ऐसा ही होता है ना शंकु का, और दूसरे का होगा 2 पाई r। 2 पाई से 2 पाई कट गया, इनकी जो त्रिज्याओं का अनुपात है वही तो आधार के परिमाप का अनुपात आया। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, किसी भी बेलन के, शंकु के, इनके जो आधार के परिमाप होते हैं उसी अनुपात में इनकी त्रिज्याएं होती है, उसी अनुपात में व्यास होते हैं। मैं ओरिजिनल नहीं, अनुपात की बात कर रहा हूं। हमें कहता है वॉल्यूम का अनुपात बताइए। बताओ शंकु का आयतन होता है 1/3 गुणा पाई गुणा आर स्क्वायर एच, और इधर 1/3 पाई आप कहेंगे आर स्क्वायर एच। उड़ाओ जितना उड़ा सकते हो, ये लिखने की जरूरत ही नहीं थी, कॉमन सेंस लगाने की जरूरत थी, फिर भी लिख दिए तो लिख दिए। 1 9 उड़ जाएगा इधर, एक बचेगा, 9:25 बचेगा और 9:25 बचेगा, उत्तर होगा कितना? पहले भाई ये समझ लेना कि यहाँ 25 9 9 25 दोनों दे रखा है, जिस क्रम में ये त्रिज्या ऊंचाई अनुपात वगैरह है उसी अनुपात में होना चाहिए, अलग अलग नहीं चलेगा। उस सबसे बड़े वर्त की परिधि ज्ञात करो जिससे 54 सेमी 56 सेमी और 154 सेमी आयाम वाले वर्त में उत्कीर्ण किया जा सके, आयत में उत्कीर्ण किया जा सके। देखो आयत के अंदर लगाना है ये बड़ा सा बड़ा वर्त, उस सबसे बड़े वर्त की परिधि बताओ जिसकी ये तो है 56 सेमी और ये है कितना? 154। इसमें बड़े से बड़ा वर्त है ना, दोनों में से जो छोटा माप होता है उसको टच करता है। भाई ऐसे लंबा थोड़ी होगा, ऐसे करोगे क्या? वर्त तो ऐसे ही होगा ना भाई। ठीक है, तो ये ज्यादा से ज्यादा, बस इससे बड़ा वर्त नहीं आ सकता। लंबाई और चौड़ाई में से जिसका माप कम होता है ना, उसकी साइज पर डिपेंड करेगा। अगर लंबाई चौड़ाई में चौड़ाई कम है तो ये चौड़ाई को टच करेगा। ठीक है, मतलब दूसरी वाली भुजा को टच कर देगा। अब बताओ ये 56 है इतना था, ये वाला 56 है इतना था, तो मुझे बताएं ये भी तो 56 होगा? आप बोलेंगे हाँ सर, ये भी 56 ही होगा। अगर ये 56 है तो ये भी 56 है। अगर ये 56 है तो मुझे बताओ ये कितना होगा? 28 रेडियस, और इधर ये भी रेडियस कितना होगा? 28। हमें कहता है इसकी परिधि बताओ, परिधि क्या होती है? 2 पाई r।
2 पाई आर, ये परिधि होती है। परिधि पूछिए, हाँ जी परिधि पूछिए। क्षेत्रफल पूछा, क्षेत्रफल निकालते हैं। 7 चौका 28, 2 दूनी 4 चौका 16, इकाई 6 आना चाहिए, उत्तर 176 होगा। इकाइयों पर ध्यान रखो, इकाई अंक से लगाओ। 2 दूनी 4, 4 चौका 16, इकाई 6 होगा। इकाई 6 का एक ही ऑप्शन है, बस यही आपका आंसर हो गया है। क्लियर है भाई? बहुत आसान सा था। यहाँ ध्यान रखो, जिसकी ये हाइट अगर चौड़ाई 56 है तो 56 को ही टच करेगा ये, ठीक है? इसी के बराबर इसका व्यास हो जाएगा। समचतुर्भुज के एक भुजा की लंबाई 61 है। समचतुर्भुज वाला कंसेप्ट जरूर पढ़ लें, मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवाना चाहूंगा। समचतुर्भुज वाला खेल ढंग से पढ़ लें। समचतुर्भुज की सर प्रत्येक भुजा बराबर होती है, प्रत्येक भुजा बराबर होती है। समचतुर्भुज के महाराज दोनों विकर्ण अलग अलग होते हैं, दोनों की माप अलग अलग होती है। पहला विकर्ण अलग होगा, दूसरा विकर्ण अलग होगा, ये दोनों विकर्ण अलग अलग होते हैं। समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण जिस जगह एक दूसरे को काटते हैं वहां बराबर भागों में तोड़ते हैं, अलग अलग होते हैं लेकिन बराबर तोड़ते हैं। और कितना डिग्री एंगल बनता है सर? आप बोलेंगे यहाँ 90 डिग्री एंगल बनता है। कितना बनता है? 90 डिग्री एंगल बन जाता है। ये कहता है किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 61 है, ये वाली भुजा की लंबाई 61 है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या ये समकोण त्रिभुज है? आप कहेंगे हाँ सर। याद रखना, ये 61 है, यहाँ 90 डिग्री कोण बन रहा है। मेरे एक ट्रिपलेट होता है, मैंने कहा ट्रिपलेट, इस सवाल को जो ट्रिपलेट से बना जाएगा वो मस्त रहेगा। ट्रिपलेट पीछे वाले क्लास में देखो मैंने बताए थे, 11 60 61 नाम का एक ट्रिपलेट होता है। किसी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 61 हो तो बची हुई दो भुजाएं जो हैं वो 11 और 60 होती हैं। बची हुई दो भुजा 11 और 60 होती हैं। इसका मतलब आप लोग ये कह दो कि ये वाली भुजा 60 है तो ये वाली भुजा भी कितनी होगी? 60। ये वाली 11 है तो ये वाली भी कितनी होगी? 11 होगी। बताओ पहला विकर्ण कितना होगा? 11 और 11 22। बताओ दूसरा विकर्ण 60 और 60 कितना होगा? 120। दोनों का योग पूछा है कि बताओ दोनों का योग कितना होगा, तो आप मुझे बताओ 142 हो जाएगा या नहीं होगा? आप बोलेंगे हाँ सर 142 होगा, यही आपका आंसर है। आराम से देखें, ये ट्रिपलेट काम में ले लो। समकोण याद रखिए, सम चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं और दो बराबर हिस्सों में बनाते हैं, इसलिए ये छोटा सा त्रिभुज ही निकाल के लाए हैं। 61 11 60 61, ये 11 इतना सा ही है, ये 60 इतना सा ही है, तो वापस हो गया 11 11 22 60 60 120, ऐसे हो जाएगा। सबसे बेस्ट तरीका यही है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर वही होगा a प्लस बी निकालो, ए बी निकालो और फिर जो है a माइनस बी निकालो और ऐसे बनाते रहो बैठे बैठे। आगे देखो, एक आयत एबीसीडी एक आयत है, तो एक आयत बना लेते हैं। ये लो जी, एक आयत बना लिया। ए बी सी डी एक आयत है जिसमें ए बी 10 सेमी है, ये ए बी 10 सेमी है। बी सी 8 सेमी है, ये बी सी 8 सेमी है। ओ आयत ए बी सी डी की तीन भुजाओं, एक ए बी सी डी ए बी बी सी सी डी को स्पर्श करने वाले वर्त का केंद्र है। एक वर्त बनाओ जो इसकी तीनों भुजाओं को टच कर दे, यहाँ इनको टच करे, ठीक है? इसका सेंटर जो है वो ओ है, इसका सेंटर ओ है। कहता है त्रिभुज ओ बी सी, ओ बी सी का क्षेत्रफल बताओ, ये पूछा है सर, इसका क्षेत्रफल पूछा है। आप थोड़ा सा सोचें, सोचकर सोचो साथ क्या जाएगा? कुछ नहीं जाएगा, लेकिन बहुत कुछ जाएगा। वैसे देखें कुछ नहीं जाएगा और इस चक्कर में तुम खराब होते फिर रहे हो। ये सोच सोच के कुछ नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, भूखे मर जाओगे एक न एक दिन ऐसे कर करके। ठीक है, इसका क्षेत्रफल पूछा है कि बताइए इसका क्षेत्रफल कितना होगा। मुझे एक बात बताओ, इस त्रिभुज का आधार कितना है? आप बोलेंगे 8। अच्छा एक चीज और बताओ, किसी वर्त के केंद्र से परिधि तक जो लाइन जाती है वो त्रिज्या होती है। मुझे एक बात बताओ, इस वर्त की ये वाला माप जो है, ये वाला माप मैं यहाँ ऐसे लगा देता हूं, ये 8 है, क्योंकि ये 8 अगर है तो आप तो मानते हैं कि ये भी 8 होगा। अगर ये 8 है तो ये कितना होगा? 4, और ये कितना होगा? 4, तो ये 4 होगा, ये 4 होगा। अच्छा केंद्र से परिधि तक जो लाइन जाती है वो कितनी होती है? त्रिज्या। त्रिज्या तो चाहे भाई ये कह दे, ये कह दे या ये कह दे, सारी त्रिज्या ही है। तो बताओ ये भी तो त्रिज्या ही है। आप कहेंगे हाँ जी 4 ही है। हमें कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ क्या होगा? बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई।
1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आप मुझे बताओ 1/2 गुणा आधार कितना है 8 और ऊंचाई कितनी है 4। 2 से काटेंगे 4 चौका कितना होगा 16। ऑप्शन है कोई 16 जैसा? ऑप्शन नंबर 3 बनेगा। मतलब बहुत इजी सा सवाल था, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं थी इसमें, न ज्यादा सोचने की जरूरत थी, बहुत इजी तरीके से इसको बनाया जा सकता था। ठीक है, आगे देखो। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 15 वर्ग सेमी है और इसके अंतःवर्त की त्रिज्या 3 सेमी है, इसकी परिधि बताओ। देखो सर, दो त्रिज्याएं होती हैं, एक तो होता है परिवर्त की त्रिज्या। किसी भी त्रिभुज के परिवर्त की त्रिज्या क्या होती है? किसी भी त्रिभुज के परिवर्त की त्रिज्या होती है ए गुणा बी गुणा सी बटा 4 गुणा क्षेत्रफल। याद रखना, ये तो होती है परिवर्त की त्रिज्या। अगर किसी त्रिभुज के अंतःवर्त की त्रिज्या की बात करूं, अंतःवर्त की त्रिज्या पर काम करूं, तो अंतःवर्त की त्रिज्या क्या होती है? अंतःवर्त की त्रिज्या होती है क्षेत्रफल बटा अर्ध परिमाप। कितनी बनती है? क्षेत्रफल बटा अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप अंतःवर्त की त्रिज्या होती है। अंतःवर्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है? 3। क्षेत्रफल कितना दे रखा है? अर्ध परिमाप देखते हैं। अर्ध परिमाप कितना आया? 5। सर ये आधा परिमाप 5 है, आधा परिमाप 5 है, हमें आधा नहीं पूरा चाहिए, और पूरा कितना हो जाएगा 10। परिधि पूरी कितनी होगी? 10 होगी। पूरा परिमाप पूछे, क्षेत्रफल बटा अर्ध परिमाप, अर्ध त्रिज्या होती है, अर्ध परिमाप बराबर त्रिज्या होता है अंतःवर्त की त्रिज्या। 3 बराबर 15 बटा क्वेश्चन मार्क। आधा परिमाप 5 है तो पूरा कितना होगा? 10। जल्दबाजी में 5 उत्तर मत लगा देना, ठीक है। हालांकि ये सवाल मैंने जानबूझ के ऐसे ले लिया, अब इसकी जरूरत नहीं है, आजकल इसका जमाना जा चुका है, भगवान करे ना आए। एक गोलार्ध की, गोलार्ध का मतलब होता है आधा गोला, गोलार्ध का मतलब होगा आधा गोला। शब्दों को पढ़ना, वहां मारे जाओगे। गोलार्ध अर्धगोले को कहा जाता है, गोलार्ध शब्द अर्धगोले के लिए होता है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मतलब इसकी बात कर रहा है, ये अनुप्रस्थ काट जो है ना, इसकी बात कर रहा है अगला। समझे भाई? इसकी बात कर रहा है, इस वाले की, इसको कहते हैं अनुप्रस्थ काट। ठीक है, इतने को बोलेंगे अनुप्रस्थ काट। इस अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr², क्योंकि पूरे का 4πr² होता है, तो इसका क्या होगा? 2πr²। इसका क्षेत्रफल जो दे रखा है वो 2700 कितना दे रखा है? 72। आप बोलेंगे 2 गुणा 22/7 गुणा त्रिज्या का स्क्वायर बराबर 2772 है। काट लो काट लो काट लो, फटाफट काट लो। त्रिज्या ही तो पूछी है, यहां से आ जाएगा फिर। देखो 11 से काट लेते हैं पहले। 11 दूनी 22, बच गया 5, 11 पंजे 55, और बच गया कितना? 2, 11 दूनी 22। अब 2 दूनी 4, 4 से काटो तो ये हो जाएगा 6 चौका 24, 63। आर बराबर हो जाएगा 21। हमें कहता है त्रिज्या बताओ, त्रिज्या हो गई 21। अच्छा, मैं थोड़ा सा फास्ट काम करता हूँ, मैं ऐसे सोचता हूँ इसमें 9 गुणा 7 छुपा हुआ है, ये 7 उधर जाएगा तो 7 गुणा 7 का तो एक 7 बच जाएगा, 9 का अंडर रूट कितना होगा? 3। तो आर स्क्वायर अगर 9 गुणा 7 गुणा 7 है तो आर बराबर होगा 3 गुणा 7, बोले तो कितना? 21। और यही हमें पूछा गया है कि त्रिज्या बताइए। इसके आयतन की जरूरत ही नहीं है ना, कोई कोई जरूरत नहीं है भाई, सीधा सीधा पूछा गया है, आप बता दीजिए। आगे देखो नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है भाई, एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसमें ए बी समांतर है डी सी के, मतलब एक भुजा समांतर है। तो जिस चतुर्भुज की एक भुजा समांतर, दो भुजाएं समांतर होती हैं वो समलम होता है। ठीक है, तो मान लो एक समलम है ये, तो ए बी भुजा जो है वो समांतर है डी सी के। ठीक है, ये दोनों भुजा समांतर होंगी। फिर कहता है ई और एफ विकर्ण ए सी, एक तो विकर्ण ए सी बनाओ, एक विकर्ण ए सी ले लो और एक विकर्ण बी डी ले लो, ये दोनों विकर्ण ले लो। ये कहता है ई और एफ, एक बिंदु ई है एक एफ है, क्रमशः एसी और बीडी के मध्य बिंदु हैं। एसी और बीडी के मध्य बिंदु होने का मतलब इस विकर्ण का मध्य बिंदु मान लो यहां से बनेगा और इस विकर्ण का मध्य बिंदु यहां बनेगा। ये कहता है ए बी 28 है, ए बी 28 है, बी सी 15 है और डी सी 40 है, ए डी जो है वो 28 है। कहता है ई एफ बताओ, ये ई और एफ दो बिंदु थे, ये वाला माप पूछा है, ये वाला माप कितना होगा? एक बात समझो भाई, यहां दो बातें आती हैं, याद रखना। किसी भी समलम चतुर्भुज में विकर्णों के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो लाइन होती है, वो विकर्णों के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन होती है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का अंतर। समांतर भुजाओं का अंतर या समांतर भुजाओं के अंतर की आदि होती है। ऐसे कह दो, दोनों विकर्णों के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनी, मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली लाइन
किसी भी समलंब चतुर्भुज में दोनों विकर्णों के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली लाइन समांतर भुजाओं के अंतर की आधी होती है। आप बोलेंगे 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का अंतर होगा 28 - 40 12। मॉड्यूलस ले लिया है, मॉड्यूलस लिया है तो 12 का आधा कितना हो जाएगा 6। आंसर हो जाएगा, ये मॉड्यूलस ले लिया है मैंने, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर। इसमें भी 2 सवाल आते हैं सर, यहां ध्यान रखो। अगर ये पूछ लेता कि भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनी लाइन का माप कितना होगा, इसका माप अगर पूछ लेता तो समांतर भुजाओं के योग की आधी होती है। याद रखना, असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन समांतर भुजाओं के योग की आधी होती है, और विकर्णों के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन, विकर्णों के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन जो होती है भाई, वो होती है समांतर भुजाओं के अंतर की आधी। समांतर भुजाओं के अंतर की आधी होती है। ये 2 इंपॉर्टेंट थ्योरी है, खूब पढ़ाता हूं मैं, आप पढ़े होंगे पीछे, ठीक है। खूब बातें होती है इन पर। एक संवर्त घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 632 है, 632 के अनुपात में है, ओरिजिनल नहीं है सर। इसका मतलब 6 अक्ष है, 3 अक्ष है और 2 अक्ष है। एक बात ध्यान रखना, अनुपात कभी ओरिजिनल नहीं होते हैं, इसलिए कभी भी अनुपात में बात आए तो अक्ष के साथ कनेक्ट करो। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1800 है। बताओ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो आप जानते हैं 2 कोष्टक LB प्लस BH प्लस HL होता है। आप कहेंगे हाँ सर। आप मुझे बताओ 2 गुणा LB, इन दोनों को गुणा करो, 36 18 अक्ष स्क्वायर, 18 अक्ष स्क्वायर, प्लस इन दोनों को गुणा करो तो आप बोलेंगे 3 दूनी 6 अक्ष स्क्वायर, प्लस इन दोनों को गुणा करो तो आप बोलेंगे 6 दूनी 12 अक्ष स्क्वायर। बोलो यही होगा, 18 18 36 दूनी 72 अक्ष स्क्वायर बराबर हो गया 1800। 72 अक्ष स्क्वायर 1800 है। 36 दुआ 72 और 36 पंजे 180, अक्ष स्क्वायर बराबर होगा 25। तो अक्ष का मान कितना होगा 5। अक्ष का मान आपको 5 दे दिया। कहता अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहा है, आयतन बताओ। आयतन होता है LBH, LBH होगा तो 6 अक्ष गुणा 3 अक्ष गुणा 2 अक्ष आयतन होगा। 6 3 18 दूनी 36 अक्ष क्यूब आयतन होगा। इसका मतलब 36 गुणा 5 का क्यूब आयतन होगा। 5 का क्यूब 125 होता है। 125 से 36 को गुणा करना है, 3 जीरो लगाकर 8 का भाग दे दो, और 3 जीरो लगाकर 8 का भाग देंगे, इसका 4500 आंसर आ जाएगा। देखो मैंने हवा में ही मारा है इसको। किसी भी संख्या को 125 से गुणा करने के लिए 3 जीरो लगाओ और 8 का भाग दे दो, 8 चौका 32, पीछे बचेगा कितना 4, सॉरी 4 बचेगा, 8 पंजे 40, इसलिए मैंने उत्तर 4500 दे दिया इधर। ठीक है, क्या किया है सर, भुजाओं का अनुपात देकर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ओरिजिनल दे रखा है। अगर ओरिजिनल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, अनुपात बनाने, अनुपात को अक्ष से कनेक्ट करो तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दो। एक वर्ग और समांतर समचतुर्भुज के आधार समान ही है, मतलब जितने आधार का वर्ग है उतने ही आधार का समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, उतने ही आधार का समचतुर्भुज है। ऐसे समझो, उतने ही आधार का समचतुर्भुज है। ठीक है जी, उतने ही आधार का समचतुर्भुज है। इसकी भुजा ए है तो ये तो सारी ए ही होगी, इसकी भुजा ए है तो ये सारी ए ही होगी, क्योंकि दोनों का आधार समान है, मतलब दोनों की भुजा बराबर है, दोनों की भुजा बराबर है। समचतुर्भुज 45 डिग्री पे झुका हुआ है। इनके क्षेत्रफलों के अनुपात बताओ। ये आपका वर्ग है और ये समचतुर्भुज है। अच्छा बताओ, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, लिखता हूं ना आराम से। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर गुणा साइन थीटा। अर्थात आप बोलेंगे यहां तो बनेगा ए स्क्वायर और यहाँ ए स्क्वायर गुणा साइन 45। अगर डिग्री हमेशा थीटा में चलती है, ये बनेगा 1 अनुपात साइन 45 का मान होगा 1/√2। √2 इधर आ जाएगा तो √2 अनुपात